स्वागत है आप सभी का पीएम से कहिए अपने मन की बात कार्यक्रम में और मैं हूं आपके साथ अपर्णा। इस कार्यक्रम के जरिए हम जनता की आवाज को सीधा प्रधानमंत्री तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, जिसके बाद सरकार जनता की समस्याओं का समाधान निकालती है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं पीएम से कहिए अपने मन की बात कार्यक्रम की। डीडीसी चुनाव के नतीजों से नेता गदगद है और इस बार के चुनावों के नतीजों को ऐतिहासिक बताया जा रहा है। बीजेपी को सबसे ज्यादा यानी कि 72 सीटें मिली और गुपकार ने बीजेपी को कड़ी टक्कर भी दी। ऐसे में चुनावों के नतीजों को लेकर जम्मू वासी क्या कुछ कह रहे हैं, आइए जानते हैं। 370 की धारा टूटने के बाद हमारे जम्मू कश्मीर में पहली बार जो अभी इलेक्शन हुए, इसमें भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों ने अच्छे सीटों से विजयी हुए हैं, विजयी प्राप्त की है इन्होंने। और साथ ही साथ जो अदर पार्टी वाले हैं उनको मुंह की खानी पड़ी है। पहली बार हमारे देश में इतने अच्छे से, हमारे स्टेट में इतने अच्छे सीटों से भारतीय जनता पार्टी की टीम ने विजय प्राप्त किया है और ये बहुत खुशी की बात है। इसके साथ ही साथ मैं श्री नरेंद्र मोदी जी, अपने देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहती हूँ। अभी हाल ही में हमारी जम्मू कश्मीर जूनियर टेरिटोरी में एक बहुत इम्पॉर्टेंट महत्वपूर्ण राजनीतिक घटनाक्रम हुआ है। एक राजनीतिक घटनाक्रम हुआ है जिसमें डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल की पहली बार पिछले 70 साल में पहली बार ये इलेक्शन करवाई गई है। मैं इसके लिए इसका श्रेय हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी को देना चाहूँगा। इस इलेक्शन ने कई चीज़ें जो है वो क्लियर कर दी हैं, स्पष्ट कर दी हैं। भारतीय जनता पार्टी ने आशातीत सफलता इसमें पाई है। सिर्फ जम्मू में ही नहीं, इसने श्रीनगर में भी अपने जो है कमल को खिलाया है। कश्मीर घाटी में भी अब बीजेपी का कमल खिल गया है। कश्मीर में बीजेपी के खाते में 3 सीटें आई हैं, जबकि दूसरी तरफ गुपकार गठबंधन सबसे बड़ा बन गया है। एक तरफ जहां बीजेपी इसे मोदी सरकार की सोच और जनतंत्र की जीत बता रही है, वहीं दूसरी तरफ जो विपक्ष है वो इसे 370 के खिलाफ विपक्ष के और मजबूत होने की बात कर रहा है। चलिए अब इसी पर देखते हैं कश्मीर वासियों का इस जीत पर क्या कुछ कहना है। अब ये आने वाला वक्त ये बताएगा कि वो किस कदर काम कर लेंगे। अभी तो कहना कबल अज़ वक्त होगा, क्योंकि अभी तो कुछ रोज़ पहले ये इंतखाबात हुए हैं। अब कौन यहाँ का चेयरमैन होगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, और किस तरह से डेवलपमेंट होगी तो इस सिलसिले में तमाम लोगों को अभी इंतज़ार है और देखते हैं कि आने वाले वक्त में क्या सूरत हाल बन जाएगी। हमारा सिर्फ यही मुद्दा रहा है कि बारामूला की जिस कदर भी तरक्की हो, जिस इंसान के भी ज़रिए हो, हम उसका हमेशा अप्रिशिएट करते रहेंगे। और डेवलपमेंट जो है ये यहाँ के आवाम के लिए ज़रूरी है। जो भी इसमें सामने आएगा हम उसको सपोर्ट कर दे देंगे और उसका साथ दे देंगे, इसमें हमारी कोई दो राय नहीं है। किसी ने कुछ भी नहीं किया। मैं वही आपसे अर्ज कर रहा हूँ, साहब के एमएलए या अनेबल एमएलए जो हमारे यावर साहब रहे हैं, यावर अहमद मीर, यावर दिलावर मीर रहे हैं, उसका फादर साहब मान लो कि मिनिस्टर रहे 40 साल, इवन के डिस्ट्रिक्ट बारामूला के नहीं रहे, कुछ पार्लियामेंट मेंबर भी रहे, वो पार्लियामेंट मिनिस्टर भी रहे, लेकिन नजरअंदाज किया गया नादी हल को हर लिहाज से। तब वो यहाँ आता है जब इलेक्शन हो, जब भी इलेक्शन की मोमेंट होगा तब वो नादी हल आएगा। बेडर तो डोल वाले लाएंगे, बच्चों को नाचने के लिए आगे भेजेंगे, भाई चल, बस उसके बाद अगर कोई उसके काम के लिए जाएंगे, कहेंगे मान लो कि जब मान लो साहब के एमएलए हमारे लास्ट 4 साल से हैं, 4 साल इलेक्शन को हो गया, आप कसम दीजिए यावर साहब को या किसी भी बुजुर्ग को कसम दीजिए, यहाँ पे कभी मोहम्मद यावर मीर यहाँ नादियल में आया? किसी को भी पूछ लीजिए आप गाँव में। सर मेरी नज़र में आज तक उतनी डेवलपमेंट नहीं हुई है जो हम एक्सपेक्ट करते थे। चाहे यहाँ की जो हमारी जो पुरानी यहाँ डिस्पेंसेशन रही है, पीडीपी का जो दौर रहा है, उसमें भी उस रफ्तार से यहाँ डेवलपमेंट नहीं हुई जो हमें उनसे एक तवक्का थी, वो उस पर खरे नहीं उतरे। आप देख लीजिए, हाँ बहुत सारे इलाके डेवलप हुए हैं, उनके रोड कनेक्टिविटी बढ़ गई है, लेकिन बारामूला को नज़रअंदाज किया गया है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश की जनता की हर समस्या को लेकर गंभीर रहते हैं और यही वजह है कि जो उनका मूल मंत्र है सबका साथ सबका विकास, वो इसी की तरफ आगे बढ़ते हैं और इसी के चलते काम करने में भी विश्वास रखते हैं। इसी के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एएमयू के शताब्दी समारोह में पहुंचे। वहां उन्होंने सरकार की तरफ से किए गए सभी काम को भी गिनवाया और साथ ही उन योजनाओं का भी बखान किया जिसके जरिए देश के हर नागरिक को लाभ मिल रहा है। तो चलिए डबल इंजन की सरकार को लेकर प्रदेश की जनता क्या सोचती है, क्या राय रखती है, आइए जानते हैं। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से आकर बोले या किसी जनसभा में बोले, लाभ मिल रहा है। चूँकि ये एक अच्छी पहल भी थी और सबसे बड़ी खुशी की बात एक ये है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एक जिस तरीके से उसको कहा जाता था कि ये जो है सिर्फ एक मुस्लिम यूनिवर्सिटी है और अलग अलग उस पर आरोप भी लगे हैं, लेकिन वहाँ प्रधानमंत्री का जाना एक हिंदुस्तान की सारी माइनॉरिटी और सारे मुसलमानों के लिए एक अच्छा संदेश है कि वहाँ देश के हमारे प्रधानमंत्री गए, वहाँ की सभा को वर्चुअल माध्यम से या जिस तरीके से भी उन्होंने संबोधित किया वहाँ गए और उनका काफ़ी वहाँ पे सम्मान किया। इसके लिए मैं देश की और उसके अलावा प्रधानमंत्री का भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। एक तरह से देखा जाए तो ये बहुत ही अच्छा है, बिकॉज सरकार को हमेशा ही मतलब बीजेपी को हमेशा ही कहा गया कि वो हिंदू के पक्ष में ही रहती है। तो एक तरह से बहुत अच्छी पहल है ये, क्योंकि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जाकर उन्होंने इस तरह से बताया है इसके बारे में। तो अगर हमारे हिसाब से हमें बहुत सही लगा कि एक तरह से ये एक तरह की धारणा लोगों की चेंज होगी, इससे बहुत अच्छा असर पड़ेगा जनता पर। प्रधानमंत्री जी ने अपने संबोधन में बहुत ही अच्छा विषय रखा। उन्होंने कहा कि जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी जो अभी अनउजागर रह गए हैं, जिनको बहुत कम लोग जानते हैं, उनके विषय में जो यहाँ छात्र पढ़ रहे हैं, हॉस्टल में रह रहे हैं, उनके विषय में वो रिसर्च करें। यहाँ पर अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के पुस्तकालय में बहुत सारी पांडुलिपियाँ मौजूद हैं जिनमें उनके विषय में बहुत सारा साहित्य भरा पड़ा है। उसको वो जनता के सामने लाएँ, उनको उजागर करें, तो ये एक बहुत बड़ी कामयाबी होगी। और जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री जी सबका साथ और सबका विकास चाहते हैं, उसी कड़ी में उन्होंने अपना संबोधन रखा। उन्होंने बताया कि उन्होंने जितनी भी योजनाएं देश हित में चलाईं, उसमें किसी भी वर्ग विशेष को या किसी जाति विशेष को या किसी धर्म विशेष को ध्यान में रखकर नहीं चलाईं। वो सबके हित में और रही और सबको उनका लाभ प्राप्त हुआ। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में संबोधन करके उन्होंने बताया कि अगर समाज में सबको साथ लेके चलना है तो चाहे वह अल्पसंख्यक हो या बहुसंख्यक हो, समाज में सबको साथ ले चलने की जो प्रधानमंत्री जी की मानसिकता में बदलाव आया है, ये बहुत काबिलिए तारीफ है। जिस तरीके से आप देख सकते हैं कि सीए और एनआरसी के मुद्दे पर लेकर के, जिन्ना प्रकरण को लेकर के जो अंधभक्तों ने लगातार मुस्लिम अलीगढ़ विश्वविद्यालय के नाम पर जिस तरीके से जिन्ना की तस्वीर को लेकर विवाद किए थे, उस पे प्रधानमंत्री ने उस विवाद पर पटाक्षेप किया है और प्रधानमंत्री जी ने ये लगातार बताने का प्रयास किया है कि अगर हम बहुसंख्यकों को लेकर चलेंगे तो देश का विकास नहीं हो सकता है। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हम बहुत स्वागत करते हैं कि आदरणीय श्री नरेंद्र भाई मोदी जी प्रधानमंत्री हमारे भारत सरकार के कर्मठ जो नेता हैं, उन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एएमयू के लिए जो शब्द जो वाक्य कहे, वह आज तक के इतिहास में शायद किसी ने ना कहे होंगे। अलीगढ़ उनके शब्दों से इतना प्रभावित हुआ। अलीगढ़ के जो छात्र हैं यूनिवर्सिटी के, उन्होंने उनके दिलों में माननीय प्रधानमंत्री जी ने आज जो ऐसी जगह बना ली है कि सभी लोग उनके आने से पहले जो उनका बहिष्कार कर रहे थे कि हम मोदी जी को घुसने नहीं देंगे, ये नहीं करने देंगे, आज मैं ज़्यादा बड़े बोलते हुए इतना ही कहना चाहूँगा कि मोदी जी ने जो अपने शब्द अलीगढ़ में रखे, आज जो लोग उनकी आलोचना कर रहे थे, वह सारे विद्यार्थी, वह सारे व्यक्तित्व आज मोदी जी को बुलाने के लिए यूँ सोच रहे हैं। नए कृषि कानूनों को लेकर किसानों का आंदोलन लगातार जारी है। जहां एक तरफ सरकार किसानों के साथ बातचीत के जरिए समस्या का समाधान निकालने की कोशिश कर रही है, वहीं दूसरी तरफ किसान कानून को रद्द करवाने पर डटे हुए हैं और लगातार सड़कों पर टिक कर बैठे हैं। इसी के साथ पंजाब की जनता और किसानों का इस पर क्या कुछ कहना है, ये जानना भी बेहद जरूरी है।
ਮੌਜੂਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ 3 ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆਏ ਗਏ ਨੇ, ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹੜੇ 3 ਦੇ 3 ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਆਏ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਇਹ 3 ਦੇ 3 ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਕੈਂਸਲ ਹੋਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਇਹ 3 ਦੇ 3 ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕੋਆਪਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਥੱਲੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਗਵਾਉਣਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਓਵਰਆਲ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਾਗਰਿਕ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਫੂਡ ਸਟਫਸ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਖਾਣ ਪੀਣਾ ਸਾਰਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। तो ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਸਰਕਾਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ 3 ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰੇ ਤੌਰ ਨਾਲ ਜੋ ਕਿ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਹੈ ਉਹ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਜ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏਗਾ, ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇਫੈਕਟ ਹੋਏਗੀ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜੇ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੀ ਗੱਲ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖੇਤੀ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਭੇਜਣ ਦਾ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੱਖਾਂ ਉੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਬੈਠੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ? ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਬੈਠ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਵਪਾਰ 'ਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੋਂ ਤੋਂ ਆਵਾਜਾਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਗਰ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾਣਗੇ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਰਹੂਗਾ, ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਬਰਾਬਰ ਚੱਲੂਗਾ। ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਮੋਦੀ ਜੀ ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਗਏ ਹੋਏ ਕਰੀਬ 1 ਮਹੀਨਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤੇ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮਨ ਦੀ ਬਾਤ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਹਜੇ ਤੱਕ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਤਿੰਨੋਂ ਦੇ 3 ਬਿੱਲ ਹੈ ਉਹ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਬਿੱਲ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਬਿੱਲ ਕੈਂਸਲ ਹੋਣ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸੁਣੀ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ 1 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਠੰਡ ਇੰਨੀ ਹੈ ਉਹ ਇੰਨਾ ਔਖਾ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਰਹੇ ਨੇ ਉੱਥੇ। ਤੇ ਨੰਬਰ 2 ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਕੁਝ ਬੰਦ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਇੰਡਸਟਰੀ, ਸਾਰੇ ਟਰੱਕ ਆਪਰੇਟਰਸ, ਹਰ ਵਰਗ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹਦਾ। ਮੋਦੀ ਜੀ ਅੱਜ ਮਨ ਦੀ ਬਾਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬਸ ਸਿਰਫ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਣਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਜਦ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਾ ਦਾ ਪਰਜਾ ਦਾ ਰਾਜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਰ ਗੱਲ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸੁਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਨਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਥੋਪਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਅੱਜ ਮੋਦੀ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ, ਸਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਥੋਪੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋਊਗਾ, ਭਲਾ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੋਊਗਾ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਇੰਡਸਟਰੀਲਿਸਟਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਦੇ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਭਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਕਿ ਇਹ ਭਲਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਹੱਕ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਖੋਹ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ? ਕਿ ਇਹ ਭਲਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਬੈਂਕਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਰੁਪਏ ਡੁੱਬ ਗਏ, ਬੈਂਕਾਂ ਲੈ ਕੇ ਭੱਜ ਗਈਆਂ, ਕਿ ਇਹ ਭਲਾ? ਮੋਦੀ ਜੀ ਕਿਸ ਭਲੇ ਦੀ, ਕਿਸ ਮਨ ਦੀ ਬਾਤ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਮਨ ਦੀ ਬਾਤ ਤਨ ਦੀ ਬਾਤ ਛੱਡੋ, ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲੀ ਰਾਜਾ ਪਰਜਾ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ ਕਰ ਸਕੇ। चलिए बात अब हरियाणा की करेंगे, जहां पर किसान आंदोलन को लेकर अब सियासत भी खूब गरमाई हुई है। विपक्ष, सरकार और किसान आमने सामने हैं और कोई भी किसी प्रकार से एक दूसरे के सामने झुकने को बिल्कुल भी तैयार नहीं है। जहां एक तरफ सरकार किसानों के साथ बातचीत कर और कानून में कुछ संशोधन कर किसानों को शांत करवाना चाहती है, वहीं दूसरी तरफ किसानों का साफ तौर पर यह कहना है कि जब तक ये कानून रद्द नहीं हो जाता वो इसी तरह से लगातार आंदोलन जारी रखेंगे। ऐसे में इस पर हरियाणा वासी क्या कहते हैं, क्या राय रखते हैं, आइए जानते हैं। अभी तो यही है भाई, जैसे समझ में आ रहा है, दुनिया सुन रही है, देख रही है और आगे जैसा भी जो डिसीजन होगा उसे एक्सेप्ट करेंगे। भाई मोदी जी हमेशा देश के प्रति सोचते आए और सोच रहे हैं और हम तो यही कहेंगे कि भाई वो अब तक अच्छा ही सोचा है, उन्होंने आगे अच्छा ही सोचेंगे। अगर ठीक है मांग तो माननी भी चाहिए, जो कुछ मांग उन्हें रख रखी है वो है, अगर ठीक है लगता है किसानों को बेनिफिट है या नुकसान है वो तो क्लियर होना चाहिए। मोदी जी बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, किसानों के हित में काम कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग असामाजिक तत्व जो हैं जो किसानों को भड़का रहे हैं, ये सरकार को गिराना चाहते हैं, मोदी जी को नीचे दिखाना चाहते हैं।
इसी वजह से ये कर रहे हैं, बाकी इनका कोई मतलब नहीं है। कहाँ कहाँ इन्होंने नहीं किया, जहाँ भी इनको मौका मिलता है सरकार को नीचा गिराने की कोशिश करते हैं। ये कुछ कांग्रेसी और अन्य लोग मिले हुए हैं जो नीचे दिखाना चाहते हैं। किसानों को से बात करनी चाहिए सरकार को, किसान जो जायज़ है उनकी मान ली जाए, बाकी तो कोई दिक्कत नहीं, सरकार सब सही कर रही है, सरकार हित में कर रही है किसानों के में। किसानों की मांग इतनी मतलब जो दूसरी पार्टियां हैं वो उसको वो कर रही हैं। मोदी जी ने तो काम ठीक रखा है। मंडियां जब उन्होंने कहा कि बंद नहीं होंगी, मतलब एक सियासत कर रहे हैं, राजनीति कर रहे हैं। कांग्रेस में कोई दम रहा नहीं है, वो सोच रहे हैं इसी बहाने हमारा नाम आ जाए। बाकी में कांग्रेस के चक्कर में ही सारा काम हो रहा है। हाँ, ये साजिश ही नेताओं की है, ना कि किसानों के। किसान तो एक उनको तो इतना कुछ नहीं पता। जब मोदी जी खुद कह रहे हैं मेरे से बात करो, मैं बात कर रहे हैं, हर एक समस्या का हल बता रहे हैं, तो वो सुनना क्यों नहीं चाहते? क्योंकि ये लोग बकला रहे हैं उसको। ऐसा भैया, मोदी जी काम तो बढ़िया कर रहे हैं, मोदी जी काम बढ़िया कर रहे हैं। कुछ लोग कांग्रेसी जो है का ये मोदी जी को नीचे दिखाना चाह रहे हैं। मोदी जी जैसा काम ना कोई ऐसा नेता आया हो ना कोई आएगा। अब मोदी जी अकेलों का अगर किसानों ने भड़का देंगे। ये कांग्रेसी जो हैं, मोदी जी अपनी जगह पर काम बढ़िया कर रहे हैं। कब वो कह देते हैं कि मंडी बंद होगी, कब वो अनाज मंडी बंद होगी, कोई बंद ना होगा, काम बढ़िया चलेंगे। और ऐसी कोई बात नहीं है, ये मोदी जी नीचे दिखाना चाह रहे हैं। मोदी जी बहुत नीचे तो ला रहे हैं, जड़ में तो उखाड़ के ला रहे हैं बात को, बहुत बढ़िया काम करना चाह रहे हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे महाराष्ट्र की, जहां पर सरकार ने 5 जनवरी तक के लिए सभी नगर निगम इलाकों में रात 11 बजे से सुबह 6 बजे तक का नाइट कर्फ्यू का ऐलान कर दिया है। और इसी के साथ ही यूरोप और मध्य पूर्व से आने वाले लोगों के लिए मैंडेटरी 14 दिन का इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन किया गया है। और इसके अलावा जो बाकी देश से लोग आ रहे हैं उनके लिए मैंडेटरी होम क्वारंटीन का भी ऐलान किया गया है। ऐसे में महाराष्ट्र की जनता इस नाइट कर्फ्यू और कोरोना के नियमों को लेकर क्या कह रही है, आइए जानते हैं। मैं मन की बात से महाराष्ट्र सरकार को बहुत बधाई देता हूं, जो 15 दिन का इन लोगों ने नाइट कर्फ्यू लगाया है। इनको और ज़्यादा करना चाहिए। रात को जो घूमने वाले, दारू पीने वाले, ये सब बंद हैं। पुलिस बहुत ही अच्छा काम कर रही है और पुलिस को भी ये काम में तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए। इनको और कर्फ्यू को बढ़ाना चाहिए। ये जो नाइट कर्फ्यू लगाया है, ये हम लोगों के लिए फायदे की बात है। और जो कोरोना बीमारी आजकल फैल रही है ज़्यादा, उसको कंट्रोल करने के लिए नाइट कर्फ्यू लगाया गया है। और यहाँ की पुलिस भी बहुत सहयोग कर रही है और बहुत ही अच्छा काम कर रही है। इसके लिए मैं चाहूँगा पब्लिक के विनती है कि आप लोग ये नाइट कर्फ्यू को सहयोग दें और अच्छी तरह से पालन करें। धन्यवाद। जो कोरोना के मरीज ज़्यादा निकल रहे हैं और महाराष्ट्र सरकार उसको बहुत अच्छी तरह से निभा रही है। जो नाइट कर्फ्यू लगा है उसका हम अभिनंदन करते हैं, क्योंकि नाइट कर्फ्यू का मतलब है कि रात को जो अभी आने वाला 31 है, 31 के माध्यम से बहुत सारे लोग एंजॉय करने बाहर निकलते हैं, लेकिन उसका कोरोना फैलने का संभव है। हम महाराष्ट्र सरकार का अभिनंदन और यहाँ के डीसीपी साहब, एसीपी साहब और पुलिस स्टेशन के कदम साहब, इनका हम तहे दिल से अभिनंदन करते हैं और जनता से अपील करते हैं कि कृपया करके जो नाइट कर्फ्यू लगा है, आप सभी से विनती है कि 10 साढ़े 10 के अंदर सभी आप अपने घरों में बाल बच्चों के साथ रहिए, क्योंकि जान है तो जहान है, कभी भी कुछ हो सकता है। कोरोना वैक्सीन का बेसब्री से इंतजार कर रहे भारत के लोगों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। और वो बड़ी खुशखबरी ये है कि भारत में इस साल के अंत तक कोरोना वैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल को मंजूरी मिल सकती है। हालांकि फिलहाल इस मंजूरी का इंतजार किया जा रहा है। कोरोना महामारी और कोरोना वैक्सीन का इंतजार कर रहे लोगों के लिए ये खुशखबरी तो है, लेकिन अब ये देखना जरूरी है कि ये जो काम है वो कितनी जल्द पूरा हो पाता है। तो चलिए गुजरात वासी इस वैक्सीनेशन पर क्या कुछ कह रहे हैं वो जान लेते हैं। सरकार जो वैक्सीन, ये कोरोना महामारी जो पूरे विश्व में वर्ल्ड वार जो बीमारी चल रही है, इसके लिए सरकार भी बहुत चिंतित है। देश के
30 करोड़ लोगों की सरकार चिंता करती है। और हमारे स्वास्थ्य मंत्री जो हैं भारत सरकार के माननीय हर्षवर्धन जी, उन्होंने भी कहा है कि जनवरी तक हम वैक्सीन जो है अपने इस भारत देश में लाने वाले हैं और इसका रिसर्च भी चल रहा है, लोगों के ऊपर इसका इस्तेमाल भी किया जा रहा है और डरने की कोई ज़रूरत नहीं। एक अफवाह चल रही है कि साइड इफ़ेक्ट इसका हो सकता है, लेकिन भारत सरकार जो भी वैक्सीन लेकर के आई है उसके ऊपर बहुत रिसर्च किया हुआ है, अध्ययन किया है। ये वैक्सीन जो है 101% जो है वो लोगों के लाभ के लिए है। इस बीमारी से छुटकारा मिलेगा, इस कोरोना महामारी को हम यहाँ भारत देश से जो है वो भगा देंगे। कोरोना आप देख रहे हैं कि पूरी दुनिया के अंदर चल रहा है और उसमें कई देशों ने कोरोना की वैक्सीन ढूंढी है। उसमें हमारे सरकार ने भी इसको लेकर बहुत सारी तैयारियां की है और सबसे पहले अगर वैक्सीन आएगी तो हमारे जो फ्रंट वॉरियर हैं उन सबको ये वैक्सीन दी जाएगी। बहुत अच्छी बात है। और इसमें बहुत से लोग डर रहे हैं कि वैक्सीन लेनी चाहिए, बहुत से लोग डर रहे हैं कि वैक्सीन नहीं लेनी चाहिए, लेकिन मैं सभी से यही कहूँगा कि सरकार ऐसे ही तो वैक्सीन किसी को देने वाली नहीं है। तो अगर कोरोना हमें मिटाना है तो वो जो आयोजन कर रही है उसमें हम सबको साथ देना चाहिए, ताकि ये जो फ्रंट वॉरियर है उन्हीं को पहले दे रही है। तो सरकार ने कुछ सोचा होगा तो हर एक लोग ये वैक्सीन ले। कि ये महामारी काफ़ी टाइम हो गया है, अभी पूरे भारत देशवासी हो और कोई पूरा विश्व हो, सबको यही लग रहा है कि वैक्सीन जितना जल्दी आए उतना जल्दी लोगों को थोड़ा इससे जागरूक हो कि भाई अभी वैक्सीन आ गई है, अभी उतना डरने की बात, उतना घबराने की बात नहीं है। क्योंकि इस महामारी से लोगों का धंधा हो, रोजगार हो, नौकरी हो, चाकरी हो, सब गंवा चुके हैं। अभी भी कर्फ्यू चल रहा है, बहुत से महानगर पालिका या बहुत से राज्य अभी भी कर्फ्यू लगा रहे हैं। तो ये वैक्सीन आने से सरकार ने पहले ही डेटा ऐसा तैयार किया है कि भाई 50 साल के ऊपर, 65 साल के ऊपर इतने लोग को दिया जाएगा ये वैक्सीन पहले डोज, इतने डॉक्टर लोग को, इतने नर्स लोग को, इतने आर्मी के लोग को, इतने पुलिस के डिपार्टमेंट का। तो आम आदमी को अभी भी नंबर आने में 6 महीना लगेगा, क्योंकि किसी को घबराने की नहीं है। सरकार बैठी हुई है वो सब चिंता करने के लिए। तो जो वैक्सीन आने वाली है उसको हम सरकार को भी, देशवासियों को भी और जो इस संस्था बनाने वाली या वैज्ञानिक लोग, सबको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं। मेरा यही मानना है कि कोरोना वैक्सीन अगर भारत में आती है तो उनके सही गाइडलाइन के तौर तरीके से लागू होनी चाहिए। जैसे किसी को साइड इफेक्ट की भी समस्या हो सकती है, तो सरकार को ये सब चीज़ें भी सोचनी चाहिए, क्योंकि कोरोना वैक्सीन के आने से लोगों के अंदर एक माहौल भी ऐसा हो जाता है कि भाई लोगों के ऊपर इफेक्ट करेगा या नहीं करेगा, या तो साइड इफेक्ट होगा। तो ये सब चीज़ें भी सरकार को सोचनी चाहिए। या कोरोना वैक्सीन लागू करने से समस्या नहीं होगी, लेकिन उनके जो इफेक्ट गिरने वाली है लोगों के ऊपर, उसके ऊपर भी सरकार को सोचना चाहिए। सरकार को और ज़्यादा सर्वे कराना होगा। सर्वे के हिसाब से जिनको ज़्यादा ज़रूरत है, जैसे हॉस्पिटल में जो कोरोना वॉरियर्स है और जो हमारे बुजुर्ग है और जिनको कोरोना वैक्सीन की एक्टर ज़्यादा ज़रूरत है, उनके लिए ये लागू करवाए तो अच्छा रहेगा। जहां एक तरफ कोरोना महामारी का कहर लगातार जारी है, वहीं दूसरी तरफ सरकार इस महामारी को लेकर काफी गंभीर नजर आती है। और यही वजह है कि केंद्र और राज्य सरकारें एक साथ आकर कोरोना महामारी के खिलाफ लगातार लड़ रही हैं और लगातार तैयारियां भी की जा रही हैं। ऐसे में छत्तीसगढ़ सरकार ने कोरोना के खिलाफ क्या कुछ तैयारियां की हैं और प्रदेश की जनता इन तैयारियों से कितना खुश है, आइए उनसे जानते हैं। कोरोना का भी खतरा कुछ ज़्यादा बढ़ गया है, इसलिए मास्क का ज़रूरी है। मास्क सभी को लगाना है और सामने भी न्यू ईयर आ रहा है, तो न्यू ईयर में भी मतलब कुछ सावधानी बरत के चलना पड़ेगा। कोरोना में वही सावधानी सभी को मतलब अनुरोध है कि मास्क लगाए और कुछ सोशल डिस्टेंस का पालन करे और जो भी त्यौहार है, जो भी है, जैसा भी है, सब अच्छे से करे। देखिए, जहाँ तक है सावधानी का बात, तो सावधानी तो इंसान बरत ही रहा है, ऐसा बात थोड़ी है। और नहीं बरतेगा तो नहीं चलेगा ना, क्योंकि अपना सेफ्टी खुद करना पड़ेगा। आप जब हम लोग या कोई भी जब निकलते हैं घर से, तो हाथ में सैनिटाइज़र, पॉकेट में सैनिटाइज़र और मास्क तो बहुत ही ज़रूरी है। लॉकडाउन खुलने के बाद आदमी ये ना सोचे कि ये मतलब कोरोना जो है तो मतलब ख़त्म हो चुका है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसीलिए अपना सेफ्टी खुद करें और
अपना सेफ्टी करने में ही फ़ायदा है। जो लोग लापरवाह है वो अभी उसे मालूम नहीं है कि इनसे उसको सही से नहीं चलेंगे, अगर जो उपयोग सही से नहीं करेंगे अपने आप को, कि उसे ये समझना पड़ेगा क्योंकि कोविड-19 एक बहुत ही खतरनाक बीमारी, एक बहुत ही खतरनाक वायरस है। इससे एकदम बचना ही पड़ेगा क्योंकि सेफ्टी ही जीवन है। आज की डेट में ऐसा हो गया कि सेफ्टी ही जीवन है। अगर जो जीवन को सही करना चाहते हैं, सही रखना चाहते हैं, तो आपको अपने आप को सेफ्टी रखना ही होगा। देखिए, बीइंग एज ए मेडिकल स्टूडेंट हम लोग को तो एक्स्ट्रा प्रिकॉशन रखना ही पड़ता है। लाइक अभी मैं घूमने नहीं आया था, मैं काम के पर्पज से निकला हूँ, तब भी मैंने डबल मास्क लगाया, ठीक है। और यूजुअली हम जब भी पोस्टिंग्स में जाते हैं तो हमें फेस शील्ड लगाना पड़ता है क्योंकि हम कोई भी इन्फेक्ट होने का चांस ही नहीं लेना चाहते हैं ना। और बात रही न्यू ईयर और क्रिसमस की जो अभी आने वाले हफ्ते में है, तो डेफिनेटली रेस्टोरेंट्स को बंद करना चाहिए, सारे रेस्टोरेंट्स को बंद करना चाहिए। लोगों से उम्मीद करते हैं कि आप प्लीज़ घर पे ही रहिए, है ना। दूसरे तरीके भी हैं एंजॉय करने के, दूसरे तरीके भी हैं। आप घर वालों के साथ ही एंजॉय कर सकते हैं। 4 लोग इज़ मोर देन सफिशिएंट। अभी हमको कोरोना का सेकेंड स्टेप आ गए है, हमको काफ़ी ध्यान देना होगा कि ये बढ़ते हुए प्रकोप बढ़ते जा रहा है, इसको कैसे रोकथाम किया जाए। खुद के ऊपर इतना सावधानी चाहिए। लोग अभी भी खुलेआम घूम रहे हैं, मास्क का यूज़ नहीं कर रहे हैं। हमको लोगों को बताना चाहिए कि मास्क का यूज़ बहुत ही अनिवार्य है और ये आने वाले समय में इतना ज़रूरी हो जाएगा कि हमारे लिए बचना भी मुश्किल हो जाएगा। हमको खुद पे सावधानी और दूसरों को भी सावधानी बरतना चाहिए और मास्क का यूज़ बहुत ही ज़रूरी है। बचने के लिए तो यही है कि सोशल डिस्टेंसिंग करना चाहिए और मास्क और हमेशा यूज़ करना चाहिए, बस यही सब है। और हाथ धोना चाहिए साबुन से रेगुलरली, थोड़े टाइम बाद, 1-1 घंटे बाद। और ऐसा ही है, मतलब सैनिटाइजर वगैरह यूज़ करने चाहिए सब चीज़। रिस्क लेने से मतलब कि रेस्टोरेंट्स में खाने वाने से ठंडा वंडा और गर्म तो चल जाता है एक बार, लेकिन ठंडे में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रहा है, इसलिए तो ठंडे से मतलब दूर हो जा रहे हैं ठंडी वंडी में। और ठंडी का मौसम है तो थोड़ा बढ़ ही जा रहा है सब चीज़ में, तो इसलिए थोड़ा दिक्कत बढ़ते ही जा रहा है दिन ब दिन। और आज के इस एपिसोड में फिलहाल के लिए बस इतना ही। अगले हफ्ते फिर कुछ नए मुद्दों को लेकर आपके सामने होंगे हाजिर। अगर आप चाहें तो आप भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं। अपना एक वीडियो मैसेज रिकॉर्ड कर स्क्रीन पर नीचे दिए गए हमारे फेसबुक हैंडल, हमारे इंस्टाग्राम पेज और हमारी ईमेल आईडी पर हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपका वीडियो मैसेज इस कार्यक्रम में शामिल करें और आपकी आवाज़ सीधा सरकार तक पहुंच सके। तो चलिए, मुझे दीजिए इजाज़त। आप अपना ख्याल रखिए और देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप लगातार देखते रहिए JK 24/7 न्यूज़।